गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि आज 27 दिसंबर है और आज वीडियो का पेपर आपको लगा था। तो हमारे पास है आज की वीडियो की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आज उसका पूरा एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहन में। तो आज जो वीडियो का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो उसका आज हम फुल एनालिसिस आपके देखेंगे। तो कहीं भी जाना मत, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना एंड टू एंड। इसमें हम पूरे आज जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए थे उन सब का आंसर शीट आज हम देने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर अप किए हुए, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ा नहीं गया है। तो शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन जो आया था आज के पेपर में वो है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों जो थली है यहाँ पर वो क्या है, बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों दजिया और चीमाता है वो राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है। तो इसके बाद हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी खेरी और बकरी, जो यहाँ पर जो क्या होता है, खेरी हमारी क्या होती है, भेड़ की प्रजाति होती है। किसकी होती है दोस्तों, भेड़ की एक प्रजाति पाई जाती है खेरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी गंगानगर में जो हमारे सबसे ज़्यादा आंधियां मई और जून दिसंबर में गंगानगर में चलती है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आनातोलिया का पठार अवस्थित है, यानी कि आनातोलिया जो पठार है वो स्थित है। तो जो दोस्तों आनातोलिया का पठार है हमारे टर्की में स्थित है। कहाँ पर, टर्की में। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बैठते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। दोस्तों जो सैयद अली तथा अबुस्मत है, जो हुमायूं के शासनकाल में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ऑप्शन भी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमारा अगला सातवां क्वेश्चन है कि लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। दोस्तों जो चार वेद लोक नाट्य है वो हमारे टोंक जिले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो जो सक्रिया है, जो शंकरिया, वो हमारे युगल नृत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार था। दोस्तों जो उस्ताद ईसा है, उस्ताद ईसा यानी कि ऑप्शन सी क्या है, ताजमहल का वास्तुकार है। दोस्तों वैसे तो इसका आंसर होता है उस्ताद अहमद लाहौरी है इसका जो वास्तुकार है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। दोस्तों जो कच्ची घोड़ी नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है, झांझ। जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारा आज का अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो दोस्तों जो हुसैन शाह सरकी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन शाह सरकी ने इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया था। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। तो जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है उसका क्या है, मिराई तोबा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। तो दोस्तों जो हमारे जो केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60:40 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष संचालित जोतों की संख्या है। तो दोस्तों जो 68.66 लाख है वो पुरुष जोतों की संख्या है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो मेरवाड़ा बटालियन है उसका स्थित क्या है, ब्यावर में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, यानी रोकी पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो जो अल्बर्ट पर्वत श्रेणी है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है, एस आकार का महासागरीय कंटक है। तो दोस्तों जो मध्य अटलांटिक कंटक है वो एस आकार का महासागर कंटक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जिसका जो बिली बिलीज दक्षिण सागर है, ये बिली बिलीज दक्षिण सागर वो इसका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी राइट है, जबकि ये बिली बिलीज इसके साथ सुमेलित लेंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि जो आने वाले जो वीडियो के पेपर है उनके आंसर भी मैं इसी प्रकार आपको लाता रहूँगा हमारे इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो बढ़ते हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है कि वंदे भारत मिशन संबंधित है। जो दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके द्वारा कोरोना काल में चला गया था वंदे भारत मिशन, जो कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है, अभंग का तात्पर्य है। तो दोस्तों जो अभंग है उसका तात्पर्य है कि विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य से है। तो इसका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुलों में शौच मुक्त घोषित किया गया था। तो दोस्तों 4324 शहर है उनको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन है, भयंकर 50 पवने संबंधित है। दोस्तों जो भयंकर 50 पवने हैं वो हमारी पछुआ पवनों से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति यानी कौन सी स्थलाकृति कहाँ से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है रामगढ़ पहाड़ी राज संबंध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है कि जो सूर सागर है वो जोड़ता है। तो दोस्तों जो सूर सागर है हमारा वो जोड़ता है काला सागर व एजियन सागर को। काला सागर व एजियन सागर, जो थोड़ा ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर है काला सागर व एजियन। चॉइस में का आप देख लेना अपने हिसाब से। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। दोस्तों हमारे फजल अली साहब थे, यानी कि ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर है। उनके सहयोग से उनकी सिफारिशों पर आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था। हमारा 26वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। दोस्तों जो भालोजी जयपुर है वहां पर हमारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है। दोस्तों जो पलास का पेड़ होता है उसको जंगल की आग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सुरक्षित क्षेत्र और राज्य से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगस्त मलाई है, जो अगस्त मलाई कर्नाटक में न होकर खा पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, तो ये क्या है गलत है। यहाँ पर इसकी जगह केरल होना चाहिए, तो यहाँ पर पूछा सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो विजय सिंह देवगढ़ है वो इससे सुमेलित नहीं है, जो इस विजय सिंह के शासनकाल में जो देवगढ़ नहीं था, तो ऑप्शन डी है इसका हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे 30वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 30वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि जो पशु मेले है वो कहाँ कहाँ लगते हैं। दोस्तों जो वीर तेजाजी का पशु मेला है, दोस्तों वीर तेजाजी का तो जो हमारा वीर तेजाजी मेला है वो कहाँ लगता है, पर्वतसर में लगता है। कहाँ लगता है, पर्वतसर में लगता है, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा हमारा शिवरात्रि का मेला है वो कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। तो पहले के साथ तो हो गया तीसरा और दूसरे के साथ दूसरा होगा। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, जो चंद्रभागा है, जो चंद्रभागा कहाँ है, झालरापाटन में है, झालरापाटन झालावाड़ में है। और जो चौथा है हमारा मल्लीनाथ कहाँ है, बाड़मेर में, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें
जो हमारा इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये हमारा सुमेलित नहीं है, ये क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 32वां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। दोस्तों जो हमारी बागड़ी बोली थी तो उसको ग्रियर्सन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार है। तो दोस्तों जो मिर्जाई, दुतई और डंगला है वो हमारे अंगरक्षी के प्रकार है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 34वां क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो लिंगानुपात 1000 प्रति बढ़ा था, इस ऑप्शन डी यानी कि 12 से इसका लिंगानुपात बढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 35वां कि कमला और इलायची किस चित्र शैली के अग्रणी महिला चित्रकार थे। तो दोस्तों जो कमला और इलायची थी वो नाथ द्वारा की अग्रसर चित्रकार थे, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। जो 1956 में हमारे राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, हमारा 37वां क्वेश्चन है कि इसमें हमें संत और जो संप्रदाय है उनका हमें मिलान करना है। तो दोस्तों जो हमारे रामानुजन थे वो हमारे विशिष्ट द्वादीत थे। कौन से थे, विशिष्ट द्वादीत, यानी कि इसका जो फर्स्ट का किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। और जो हमारे माधवाचार्य थे, वो कौन से थे, द्वैत के थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निम्बार्क थे, जो हमारे निम्बार्क थे, जो निम्बार्क है वो किसके थे, हमारे द्वैताद्वैत के थे। किसके थे, द्वैताद्वैत के थे। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। जो राजस्थान सरकार है हमारे उद्योग विभाग का नाम उसने क्या चेंज कर दिया है। तो पहले इसको उद्योग विभाग के नाम से जाना जाता था, उसके आजकल उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन की राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही क्रम बढ़ते क्रम में निभाना है। 2011 के अनुसार, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो नीचे सिरोही, प्रतापगढ़ और जैसलमेर हमारे 3 जिले दिए गए हैं, उनको जनसंख्या के बढ़ते क्रम में जमाना है। तो दोस्तों जो सबसे कम जनसंख्या है वो किसकी, हमारे जैसलमेर, उसके बाद प्रतापगढ़, फिर सिरोही, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 40वां क्वेश्चन है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम अंत से तक यात्रा करते तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो जो हमारी लूनी नदी है उसको जहाँ से वो उद्गम होती है वहाँ से अगर हम उसको यात्रा शुरू करें, तो जब हम उससे चलते हैं तो इसमें पहले हमारी कौन सी नदी आएगी, गुहिया नदी आती है। सबसे पहले कौन सी आती है, गुहिया नदी आती, गुहिया उसमें आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी बांडी आकर मिलती है, उसके बाद सूकड़ी और लास्ट में जबाई आकर मिलती है। तो इसके हिसाब से हमारा इसका हो जाएगा इसका ये चौथी का तो पहला हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है मतलब सबसे पहले गुहिया, उसके बाद बावड़ी, फिर सूकड़ी और जबाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गई संख्याओं के समुच्चय पर आधारित, जो हमारी जो अब मैथ के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए दोस्तों, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि जब हम, ठीक है, ये लिखा हुआ 429, 728, 273, 894 और 156। नीचे हमें शर्त दी हुई है, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर होगा। तुम्हारी सबसे पहली संख्या 429, इसके हमें प्रथम 2 अंकों को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, इसके प्रथम 2 अंकों को हमें चेंज करना है। हम इसके प्रथम 2 अंकों को चेंज करते हैं तो जो हमारी पहली संख्या है तो वो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 4 9, यानी कि 249 हमारी पहली संख्या 249 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और जो दूसरी है वो हो जाएगी हमारी 3 7 8 378।
दूसरी संख्या 378 हो जाएगी। और चलो इसको थोड़ा फिर से लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। कि जो पहली संख्या हो जाएगी 249, दूसरी हो जाएगी 378, तीसरी वाली हो जाएगी 984 और चौथी हमारी संख्या हो जाएगी 516। तो दोस्तों जो हमारी इसमें सबसे बड़ी संख्या है 984 और जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है हमारी 249। तो इसका प्रथम अंक 9 और 2, इसको अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। तो जो हमारा 7 है इसका ऑप्शन डी है वो हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 42वां क्वेश्चन है, एक विशेष कोड में यदि डीप को 3 5 8 7 लिखते हैं तथा फाइल को 7 4 6 5 लिखा जाता है तो इसी कोड में आइडियल को लिखा जाएगा। क्या लिख किसके बारे में पूछा हमें से, आइडियल के बारे में, IDE और L के बारे में हमसे पूछा है, आइडियल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखेंगे तो आई का जो कोड है तो आई यहाँ पर कितना है इसका दूसरे का दूसरा, तो आई का मतलब कितना हो जाएगा 4 और डी का मतलब यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट में पहला शब्द कितना हो जाएगा 3। इसके बाद हम देखेंगे ई, तो ई हमारा इसमें है जो कौन सा है लास्ट वाला, इसमें भी लास्ट वाला दोनों में देखेंगे तो ई कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे ए, दोस्तों हमारा ए इसमें है तो ए कितने नंबर पर है, तो ए का कोड हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जबकि एल है तो एल हमारा फाइल में आ रहा है तो फाइल का इसमें एल का कोड है 6, तो इसका जो कोड हो जाएगा दोस्तों 4 3 5 8 6 यानी कि 4 3 5 8 6 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है कि जो हमारे जो कथन दिया हुआ है कि अधिकांश अध्यापक ईमानदार है। तो दोस्तों ये हो गया, ये मान चलो ये क्या हो गया हमारे अध्यापक हो गए। ठीक है, और कुछ अधिकांश क्या है ईमानदार है, सभी को तो नहीं कह सकते लेकिन क्या है अधिकांश क्या है ईमानदार है। ठीक है, अधिकांश क्या है ईमानदार है। रेखा ईमानदार है तो रेखा है वो इसमें आ गई ईमानदारी में। ठीक है, ये हमारा इसका वेन डायग्राम बन गया दोस्तों। तो अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं कि रेखा एक अध्यापिका है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि रेखा सिर्फ इसमें क्या लिखा है ईमानदार है, ये हमें कहीं पर भी बताया नहीं गया कि रेखा एक अध्यापिका भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा गलत हो गया। जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है। दोस्तों ये भी कहीं पर नहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो ईमानदार नहीं है वो अध्यापक नहीं है, कुछ ईमानदार अध्यापक भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते। इस कथन के बारे में हमें कोई भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई तो इस हिसाब से हमारा ये क्या गलत हो जाएगा और दूसरे को हम पहले ही गलत कर चुके हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अध्यापक है वो ईमानदार नहीं हो, क्योंकि जो अध्यापक है वो इससे जो ये वाला एरिया है ये क्या कुछ हो सकता है ये ईमानदार नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारा 44वां क्वेश्चन। हमारा 44वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 44वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर हमें निकालना है दोस्तों। तो हमें क्या करा था उसको 64 एक समान भागों में काटा जाता है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3 के रूप में। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका मान कितना आएगा दोस्तों, ये कितना आएगा 64 आएगा, यानी इसको 64 भागों में इस प्रकार से बांटा जा सकता है दोस्तों। अब है इसमें एक फलक रंगीन का अंतर। जब एक फलक को रंग है तो उनकी संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, जब हम एक फलक को रंगते हैं तो उनकी संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, जो उनकी संख्या ज्ञात करते हैं वो सूत्र से ज्ञात करते हैं 6 × n - 2 की पावर 2, यानी कि 6 × n - 1। यहाँ पे जो n लेंगे तो ये वाला n लेंगे जो 4 है, कितनी है 64 है, तो n बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 6 × 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 × 2 का होल स्क्वायर यानी कि 24 आ गया दोस्तों। जिनकी एक फलक रंगी हुई है, जिनकी एक फलक रंगी हुई है वो कितना आ गया हमारा 24 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जिन पर एक फलक रंगी हुई है वो कितने आ गए 24। तो जिन पर 2 फलक रंगी हुई है, तो 2 फलक रंगी हुई हो तो उसका सूत्र हमारे पास होता है, जब 2 फलक रंगी हुई हो तो उसका सूत्र हमें जो फलकों की संख्या है, जो छोटे घनों की संख्या उनको निकालने का सूत्र होता है 12 × n - 2 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 12 तो n जैसा कि हमने बताया था कि जो 4 की पावर 3 है क्योंकि 64 है, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 12 × 2 यानी कि 24। ये भी कितना आ गया 24 आ गया। तो दोस्तों जो एक वाले फलक है
जो ये जिनके एक फलक पर रंग है वो कितने हैं 24, जिनके दो पर फलक है वो भी कितने हैं 24। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा, जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी का आई एन सभी में क्या है कॉमन है। तो आई एन टी, टी से पहले क्या हो जाएगा टी देखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है एस आ रहा है। दोस्तों जब हमारा क्या होता है एफ पहले आता है तो पहले नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा इनिस्ट्रेशन, यानी कि डी हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इनमें देखते हैं तीनों में, तो तीसरा अक्षर टी टी तीनों में सेम है। हम चौथे अक्षर पर देखेंगे इसमें आई है, इसमें ई है और इसमें भी ई है, तो यहाँ पर सेम हो गया दोस्तों दोनों में, और यहाँ पर भी सेम हो गया। तो हम आई के बाद पहले क्या आता है हमारा ई आता है, तो पहले हम ई देखेंगे तो ई इन दोनों में सेम है। तो इसके बाद अगला अक्षर देखेंगे तो आर भी सेम है, तो यहाँ पे भी आर सेम है। तो इसके बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें चले जाते हैं। इसमें हमारा क्या आ रहा था टी आई तक सेम आ रहा था, इसके बाद एम और क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। तो हमारा जी पहले जो तो हमारा ये बचा कितना बचा लास्ट यही बचा हमारा, तो ये कितना हो गया 5वें नंबर पे। तो हमारा जो अंतिम शब्द है क्या आएगा इनिटिमेशन हो जाएगा। तो इसका बाईं ओर से चौथा, यानी कि बाएं से गिनेंगे हम उल्टे हाथ से, तो इधर से 1 2 3 और 4 पे क्या आ रहा है आई आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन कि इसमें जो फिल इन द ब्लैक्स यानी जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम जैसे जब इस पैटर्न को देखेंगे तो हम जिसके जो दोनों साइड वाले हैं उनको जोड़ेंगे तो 6 + 4 = 10 भाग 10 कितना आ रहा है 10। 10 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है, यानी दो बगल वालों को हम जब जोड़ के उनमें 2 का भाग देते तो मध्य वाला आ जाता है। इस पर हम नीचे देखेंगे 7 × 4 = 11 और 3 14। जब हम 14 में 2 का भाग देंगे तो 7, यानी कि जो अब जो साइड वालों को 2 को जोड़ा जाता है तो बीच का मान आ जाता है। तो सभी प्रकार से इसी प्रकार सब में फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। जब 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बॉक्स में ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो 46वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका तो हमारा 46वां क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। दोस्तों जो इस चित्र है इसमें आप देखोगे कि 10 तो ऐसे छोटे वाले हैं और 4 6 ये हो गए और 2 हमारे बड़े वाले हो गए, तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे 18 त्रिभुजों की संख्या उसमें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 45वां क्वेश्चन है कि ए बी का पुत्र है। जो ए है किसका पुत्र है बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है बी का पुत्र है। सी बी की बहन है। जो सी है वो क्या है बी की बहन है, सी बी की बहन है। तो जो ए इसका पुत्र है तो ये क्या हो गया मेल हो गया, जो बी बहन है तो ये क्या हो गया इसका फीमेल हो गई। एवं आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी के पुत्र डी और पुत्री ई है। जो सी का डी है वो तो क्या है इसका पुत्र है, और जो ई है वो क्या है इसकी पुत्री है, यानी जो ये क्या है एक फीमेल है। हमने जो मेल है उसको तो वैसे चौकोर खाने से और जो फीमेल है उसको गोल खाने से दर्शाया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे कह रहा है कि एफ डी का मामा है, यानी कि इसके बाद जो एफ है हमारा जो एफ ये क्या है ये डी का क्या है मामा है, एफ डी का मामा है। तो एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं, तो एफ इनका मामा है, तो जो सी है उसका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। यदि एफ की सी क्या है बहन है तो इसके 2 गए, 2 भांजे हो गए, एक तो हो गया भांजा ये वाला और ये हो गई किसकी भांजी हो गई। और बी के बारे में हमें पता नहीं है तो बी क्या है इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, यानी कि ए के बारे में हमें पता नहीं है भाई भी हो सकता है भांजा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है भतीजे या भांजे, तो हमें पूछा है भतीजे और भांजे, हमें क्या बताया दोनों ही बताने हैं। तो हमारे जो क्या है टोटल क्या हो जाए भतीजे या भांजे 2 हो जाएंगे। जैसे आप कहोगे 3 तो ये तीसरा है जो हमारे क्या हो जाएगा ये भतीजी या भांजी है। जो हमें यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट के बारे में पूछा है तो हमें भतीजे या भांजे कितने हो जाएंगे 2। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बाद हमारा 49वां क्वेश्चन है कि पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बैठाना है। जो पी क्यू आर एस है उनको एक पंक्ति में बैठाना है, उनको चारों की पंक्ति में बैठा दिया। ठीक है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, परंतु हमें कंडीशन दी है कि जो आर एस और एस है वो एक साथ नहीं बैठ सकते।
ठीक है। तो इसके बाद क्या है, क्यू तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। जो क्यू है, जो क्यू को हम क्या नहीं रख सकते, तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते। तो क्यू को हम तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते। तो हम चलिए मान के चलते हैं कि हमारा जो पी है, जो हमारा पी है वो हमने पहले स्थान पर रख दिया, ठीक है। तो हमारे बचे कितने आ गए, 3 स्थान। तो हम क्या है, क्यू को तो तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते, तो हमने पहले क्यू को रख दिया, चौथे पर रख दिया। तो हमारे यहाँ पे आर और एस आ गया। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर और एस एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि ये गलत है, ठीक है। अब फिर से हमने एक और क्रम लिया, पी को पहले पे रखा और क्यू को हमने क्या रख दिया, दूसरे पे रख दिया, क्योंकि हमको तीसरे पे रख नहीं सकते। तो क्या हो गया, आर और एस फिर से हो गया। तो जबकि ये पॉसिबल नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में जो है कि आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, हम देखते हैं पी द्वितीय स्थान पर है, पी तृतीय स्थान पर है, पी चतुर्थ स्थान पर है, पी प्रथम स्थान पर है। यानी कि जब हम पी को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो जो हमारी कंडीशन है वो दोनों ही फेल हो रही है। तो जो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि पी कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं हो सकता, बाकी जगह पर पी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 50वां क्वेश्चन है, हमें एक संक्रिया दी हुई है नीचे कि पी गुणा क्यू का अर्थ, तो क्या है, पी क्यू का भाई है। पी प्लस जो हमें संक्रिया दी इसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है। तो हम पहला हमारा ऑप्शन से करके देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करा जाए तो ये हमारे लिए बेटर होता है। तो हम करते हैं इसको ऑप्शन से, हम पहला ऑप्शन देखेंगे आर इंटू जे, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है किसका है, भाई का चिन्ह है। तो आर क्या है, जे का भाई है, आर और जे दोनों क्या है, भाई भाई है। और भाग का चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि पिताजी है। ये क्या हो गया, ये इसका जो टी और टी, जे क्या है, टी का पिताजी हो गया, ठीक है, जी टे का पिताजी हो गया। फिर से मल्टीप्लाई चिन्ह आ गया, तो टी और के क्या हो गए, ये क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ये क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तो ये दोनों क्या है, इसका पिताजी है, तो ये क्या हो गया, इसका चाचा हो गया, क्या हो गया, चाचा हो गया जी। आर का ये क्या हो गया, चाचा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आर का चाचा हो गया। तो जो टी है वो आर का क्या लगा, भतीजा लगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इनसे फुलफिल हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा 51वां क्वेश्चन है, ये क्या है, वैसे हमारा जो सिलेबस दिया होता है वो क्या दिया होता है कि 10th पास तक का आएगा वीडियो में, लेकिन जो क्या है हमारा 11th का क्वेश्चन है। तो इसका जो हम डायरेक्ट आंसर इसका टिक करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर ग्रेटर देन दो, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आर ग्रेटर देन दो इसका 51वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला 52वां क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों इसको ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते, क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। 1 माइनस ये नीचे 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब इसका हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका जो विपरीत चिन्ह है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसमें, अंडर रूट में अंदर, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसको खोलेंगे अंडर रूट को तब, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ओनली कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा आ गया था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये क्या बन गया था, कॉस थीटा बन गया था। तब इसको हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो 1 माइनस कॉस होता है हमारा क्या होता है, सेक होता है, और जो साइन अपॉन को होता है कॉस वो क्या होता है, टेन होता है, जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में हम देख लेते हैं। जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य लेंगे, जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 16 रुपये, ठीक है, ये क्या है क्रय मूल्य, और जो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो कितना है, 20 रुपये, ठीक है दोस्तों। जब इनको रैशनल लेंगे तो भी ऐसा आ जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा क्रय मूल्य कितना 16 रुपये, और जो हमारा क्या है विक्रय मूल्य 20 रुपये, तो हमारे जो प्रॉफिट है हमारा सीधा सीधा कितना हो गया, 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 16 रुपये था, जो क्रय मूल्य कितना होगा 20 वस्तु का कितना होगा, 16 रुपये था, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25% प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है 25% लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 54वां क्वेश्चन है कि एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता
0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो दोस्तों इसका आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कितना? 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारा अगले क्वेश्चन के। हमारा 55वां क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं है और शेष क्या है? पुरुष है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मानना पड़ेगा? इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम कोई एक पूर्ण संख्या मान लेते हैं। मान ले हमने इसकी हल करने के लिए एक 180 जो क्या है उनके टोटल कर्मचारियों की संख्या मान ली। ठीक है, 180 हमने टोटल कर्मचारियों की संख्या मान ली, तो इसका 3/5 भाग क्या है? महिलाएं है और शेष 2/5 क्या है? पुरुष है। तो जो महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या वो कितनी आ जाएगी? 108 आ जाएगी। ठीक है, 108 महिलाओं की संख्या आ जाएगी। और जो पुरुषों की संख्या है, जब हम इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 72 है हमारी, वो क्या आ जाएगी? पुरुषों की संख्या आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो 108 महिला और 72 क्या हो गए? पुरुष कर्मचारी हो गए। ठीक है, यदि महिलाओं का 2/9 भाग, यदि महिलाओं का 2/9, यही 108 का 2/9 निकालेंगे तो महिलाओं का 1/9 और पुरुषों का 1/4 भाग, जो हमारे 72 पुरुष है उनका 1/4 भाग क्या है? अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है। तो हमारा जो महिलाएं अनुपस्थित थी वो कितनी आ जाएगी टोटल? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? 18। तो 18 और जब 24 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 42, है ना? तो कितना हो गया हमारा? जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा? वो 42 बटा टोटल कितने लिए थे हमने? 180। ठीक है, तो इसको काटने पीटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 7/30, यानी कि जो 7/30 भाग है कुल कर्मचारियों के वो क्या है? अनुपस्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7/30 भाग। तो इसके बाद हमारा 56वां क्वेश्चन है कि एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले ही एक्स कार्य को छोड़ जाता है। तो कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो जो एक्स है और जो वाई है, ठीक है, एक्स और वाई दो काम कर रहे हैं, एक्स और वाई दो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्स है वो कितने दिन काम करता है? 14 दिन। और ये कितने दिन करता है? 21 दिन। तो हम जब टोटल काम है उसकी वैल्यू को चलो हम मान लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते, तो क्या मान लिया? 42 मान लिया। जो कुल काम है उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली? 42 मान ली। तो जब हम इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो हम इसका भाग देंगे इसमें, तो ये कितना? इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी एक्स की, और वाई की कार्य क्षमता कुल कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो वाई कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इनकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली। तो जो एक्स हमारा भाई है वो कितने दिन काम करता है? ठीक है, एक्स और वाई ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जब एक्स का होता है यहाँ पे एक्स छोड़ जाता है, जबकि वाई है वो हमारे अगला 2 दिन और कार्य करता है। कितना? 2 दिन और 3 दिन पहले कार्य छोड़, 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। जबकि इसकी क्षमता और कितनी है? 2 क्षमता है। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन यहाँ पर काम कर लिया इसने। ठीक है, और जो फिर यहाँ एक्स और वाई है, एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? जो हमारा टोटल कार्य क्षमता कितनी थी? 42, 42 में 6 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 36। तो जो एक्स और वाई है वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 36 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो 36 में दोनों का हम भाग लगा देंगे कार्य क्षमताओं का, तो कितना आ जाएगा? 7 सही 1/5 दिन, यानी कि इतने दिन में 7 सही 1/5 मिलकर दोनों ने काम किया। जो 36 आया था उसमें हम उसकी कार्य क्षमता का भाग लगा देंगे तो उसको कितने दिन आ गए? 7 से 1/5 दिन। और जबकि 3 दिन वाई ने अकेले काम किया तो कितने हो गए? 7 और 3 10 सही 1/5, यानी कि टोटल 10 सही 1/3 5 काम चला, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं हमारा 57वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 57वां क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस का है, जो बाहर के सिलेबस से लिया गया था, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये इनका हमें बोनस मार्क मिलेगा, इन पर हम कुछ अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लें, जो ऑप्शन बी है, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 58वें क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो 58 क्वेश्चन हमारा वेक्टर से संबंधित है, इससे हम अभी कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते, लेकिन हम इसका जो आपको राइट आंसर है वो हम बता देते हैं। इसका जो रूट 59 है जो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 59वां क्वेश्चन है। जो 59वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। और जो हमारा
60वां क्वेश्चन है कि जो एक स्क्वायर दो स्क्वायर जो वर्गों का योग है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग का मान हमें क्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले तो हमें 1 से और 20 तक सभी संख्याओं का वर्ग निकालना होगा। ठीक है, 1 से और 20 तक सभी संख्याओं का वर्ग निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ये तो जो कुल सभी संख्याओं के वर्गों का योग होता है। इसमें जब हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, यानी कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये वर्गों का योग घटा देंगे, तो हमारा इसका जो विषम संख्या बचेगी खाली उनकी संख्याओं का वर्गों का उनकी संख्याओं के वर्गों का हो जाएगा। तो जो हमारा जो आएगा आंसर इस प्रकार सॉल्व करने पर 1330 आएगा। कितना आएगा? 1330 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है, हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 61वां क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 61वां क्वेश्चन है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 और राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे। तो दोस्तों जो इसके जो दोनों ही ऑप्शन है, दोनों क्या है कैरेक्टर, तो हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 62वां क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के का संबंध है। तो दोस्तों जो अनुसूचित हमारा क्षेत्र विस्तारण अधिनियम 1996 इसका संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण से है। हमारा 63वां क्वेश्चन है कि 2018 तक राजस्थान विधानसभा कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो दोस्तों जो 2018 तक है राजस्थान विधानसभा के 15 आम चुनाव हो चुके हैं। तो हमारा इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 64वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिले परिषद में किया गया था। तो दोस्तों 2003 में इसका विलय जिला परिषद में किया गया था। जो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों जो हमारे शिवचरण माथुर थे उन्होंने 23 फरवरी 1950 को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। जो दो लोकायुक्त है राजस्थान में, जो वार्षिक प्रतिवेदन है जो हमारे राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों जो 2020 तक है पंचायत राज के लिए 11 बार चुनाव आयोजित किए गए थे। जो हमारा 67 क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद हमारा 68वां क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है। दोस्तों आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त राज्यपाल करता है। दोस्तों ये भी करेक्ट सही है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। ये भी हमारा कथन राइट है। यह गैर संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है। दोस्तों ये भी राइट है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सुनना तथा उनकी जांच करना है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है कि हमारे चारों कथन क्या है इसके सही है। इसके बाद हमारा 69वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा का परिभाषा है। तो दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 243 है, यानी कि ऑप्शन बी उसमें ग्राम सभा की परिभाषा, तो हमारा बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 70वां क्वेश्चन है कि राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण है वो हमारा जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों समचतुर्भुज है जो डिसीजन होता है राइट है। चतुर्भुज टर्मिनल, ये टर्मिनल नहीं होता, ये रॉन्ग है। आया था प्रोसेसिंग के बाद के काम आता है। समांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट था। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज है वो टर्मिनल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन में से किस सेल पर आ जाएगा। दोस्तों जैसे हम किसी जो सेल में काम कर रहे हैं दोस्तों की वो N सेल है इसकी, तो यहाँ पर तो ये क्या है इसका जो M है और ये क्या है हमें 130 सेल में, यानी कि हम इस जगह है अभी। जैसे ही हम कीबोर्ड पर होम प्रेस करेंगे तो हमारा जो किस जगह पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जो हम है तो हम यहाँ पर जो क्या है हमारा माना A है, ये A से M तक डॉट चल रहा है इस प्रकार, नीचे 1 से 130 तक है। तो दोस्तों जब हम A 130 पर पहुँच जाएंगे तो बिल्कुल जो हमारा A ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
73वां क्वेश्चन कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग में लाया गया था, जो कंप्यूटर बनाने में किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। दोस्तों जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। जो हमारा जो ऑप्शन सी है उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में, किसमें, 1947 में विलियम शाक्ले। दोस्तों क्या नाम है, नाम याद रखना, ये आगे के पेपर में आज जो कल के 28 दिसंबर का पेपर है उसमें पूछा जा सकता है कि विलियम शाक्ले है, उसने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। किसने, विलियम शाक्ले ने 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज की थी, आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण है। दोस्तों जो पावर पॉइंट है ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र दोनों का प्रविष्ट कर सकते हैं। जो हम पावर पॉइंट है उसमें हम ध्वनि भी जोड़ सकते हैं और हम चित्रों को और जो हमारी वीडियो होती है उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ये हमारा इसका हो जाएगा 74वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 75वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों जो शाकली यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो क्या है, एक हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन कि जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया गया था। दोस्तों जो इसकी जो प्रोलॉग है यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस भाषा को, प्रोलॉग यानी कि ऑप्शन डी को उसकी भाषा के आधार भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन कि इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में जो खालिस्तान दूसरों को याद न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। दोस्तों जो इसका आंसर है नेट यूटिलिटी यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो हमारा इसके बाद हमारा 78वां क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब के दो है, 1906 और 1904 दो माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा 1906, तो हमारा 1906 यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादन करता है। तो जो प्लॉटर होता है जो सबसे अधिक हमारा जो गुणधर्म का ग्राफिक्स का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ल्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 है दोस्तों जो हमारा जो बुकमार्क से संबंधित है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इंग्लिश क्वेश्चन हम देख ले हमारा क्वेश्चन नंबर 81। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 81 है कि वन हुज ओनली मोटिव टू इज टू अर्न मनी इज। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी मर्सेसनरी। जो इसका आंसर है ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 82वां क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्ट स्पीच। ठीक है, जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है कि सी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो इसका जो हम इसका जो पैसिव वॉइस बना जो स्पीच डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो जो ऑप्शन बी है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी टोल्ड मी, सी थॉट, सी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 83वां क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों जो 83वां क्वेश्चन है इसमें क्या किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो हमें क्वेश्चन दिया देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट पैसिव वॉइस हो जाएगा देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 84वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एज सून एज पॉसिबल द बुक सी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, फिनिश्ड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 85वां क्वेश्चन है। तो 85वां क्वेश्चन है, तो इसमें ए आमेंड का जो देख है इसको किससे है, मॉडिफाई। जो आमेंड किससे, मॉडिफाई से है। ठीक है दोस्तों, और जो रिवैम्प है इसका है रिबुल्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो तीसरा है इनहेंस। जो इनहेंस है उसका है इंक्रीज से, यानी कि इनहेंस यानी भी बढ़ाना होता है और इंक्रीज यानी भी बढ़ाना होता है। डी दोस्तों डिसमिस। तो डिसमिस का हमारा किसके साथ है, रिड्यूस के साथ, यानी डिसमिस यानी कम करना और रिड्यूस यानी भी घटाना होता है, डिसमिस यानी भी घटाना होता है। तो जो देखते देखते हैं पहले का किसके साथ, चौथे के साथ, तो ए का चौथा के साथ हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 86वां क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज द करेक्टली फॉर्म्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है। तो दोस्तों जो हमारा 86वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मे खेव वाइल द सन शाइन। जो हमारा ऑप्शन डी है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 87वां क्वेश्चन है। तो 87वें क्वेश्चन में हमें
जो खाली स्थान है उनको भरना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो उनको जो मेल है जो क्या है, सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना है इनको। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 है, जो उसका जब ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए के लिए 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल ही वर्क इन द LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द LIC ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 88 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 89 क्वेश्चन है, सी इज प्रीटर देन हर सिस्टर। तो दोस्तों ऑप्शन डी आ जाएगा हमें प्रीटर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद हमारा 90वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोटिव पैराफ्रेज वर्ब। हाउ डिड यू कम दे आर रेयर डायमंड। तो कम बाय, दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, कम बाय, यानी कि ऑप्शन है हमारा इसका क्या हो जाएगा, 90वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 91वें क्वेश्चन हमारा हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि शम श्रुत भिन्नार्थक सबकी दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। दोस्तों कृतिका कृतक एक नक्षत्र राइट है, उस्मक उमक बेग रीच ये सही है, पायस पायसा वर्षा शत्रु। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या है, थोड़ा असंगत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 92वां क्वेश्चन है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, ये भी राइट आंसर है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, जो दोस्तों ये गलत है, जिसे जीतना आसान होता है वो अलग होता है, यहाँ पर दुर्जय इसका मिलान नहीं कर रहा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 की क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि जो इसमें जो शब्द है उनमें सभी शब्द क्या होने चाहिए, मुनेश्वर, निरुत्साही, ये इसका ये गलत हो गया। हस्ताक्षेप, या हस्ताक्षेप हो गया, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। तिरस्कार भी इसका सही नहीं है। द्रौपदी और निर्भिमान, दोस्तों ये क्या है हमारा राइट आंसर। इसमें द्रौपदी और निर्भिमान दोनों ही वर्ड क्या है हमारे सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अभ्यंतर भाई ये सही है, अर्थ इति ये भी सही है, अर्पण समर्पण, दोस्तों ये अर्पण समर्पण या क्या ये अलग है, अस्त और उदय ये विलोम शब्द है। दोस्तों हमारे जो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। दोस्तों प्रश्न पर से ब्राश ने ये सही है, वाल्मीकि प्लस ये भी सही है, विचार प्लस ये विचारणीय है। दोस्तों ये यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विचार प्लस ये जो प्रत्यय है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य, इसका ही हमारा क्या है सही संधि विच्छेद किया है, बाकी सब में कुछ ना कुछ त्रुटि दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 97वां क्वेश्चन है कि समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों आकाशपति, आकाश को प्राप्त किया ये भी राइट है। आपाद मस्तक ये भी सही है। कदाचार कुस्मित है जो जिसका आचार ये भी राइट है। चतुष्पद, चार पत्तों का समूह, दोस्तों ये क्या है, ये हमारा सुमेलिकत नहीं बैठा, तो अब जो हमारा ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। त्रंडे का दाढ़ी, गोधूम गाहक, बधिर बहेरा, पाषाण बहन। दोस्तों और सभी करेक्ट है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका तत्सम और तद्भव इसके सही शब्द नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो अंबिका गौरी ये राइट है। ठीक है गुरु, सची प्लोजमा ये भी सही है। चंडी काली सही है। सिंधुजा गिरा, ये दोनों ही क्या क्या है अलग अलग अर्थ है। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ लिखिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है कि अपराधी कोई और, दंड किसी और को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो हमने आज का ये जो 27 दिसंबर का था फर्स्ट पारी का पूरा पेपर हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसी प्रकार हम सेकंड पारी का और 28 दिसंबर को होने वाले दोनों पेपरों का आंसर की आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जैसे कल का पेपर होगा उसके भी आपको, और जो सेकंड पेपर का जो होगा उसके भी आपको आंसर की हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आपने जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ओके बाय, थैंक यू।